नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। एक व्यक्ति जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की सोचता है तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये आता है देश की राजधानी दिल्ली, या तो दिल्ली नहीं तो मध्य प्रदेश का अगर वह छात्र है तो इंदौर। और उस जर्नी के लिए वो कई प्रयास करता है, कई संघर्ष को झेलता है, कई चुनौतियों के साथ चलता है। ऐसे ही एक शख्स हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई रीवा जिले के मऊगंज से किए, सामान्य परिवार से बिलोंग किए। उसके बाद उनका जो बैकग्राउंड रहा, साइंस बैकग्राउंड रहा, उसके बाद वो कई संघर्ष के बाद वहां पे फार्मेसी करने आए, इंदौर आ गए और इंदौर में उनको प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो सपना था उसके प्रयास में लग गए। उनको सफलता भी मिली। इसी दौरान उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट भी क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ अपनी टीचिंग करते रहे। और उसके बाद 2009 में आखिर वो दिन आ गया जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है, वहां जाने का मौका मिला और इंटरव्यू दिए और सफल हुए। आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से कोई बच्चा अपने दिमाग में एक पौधा होता है, बीज बोता है, उसके बाद फिर वो तना बनता है, उसके बाद फलदार वृक्ष बनता है, वो कैसे बनता है। तो हम आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो हमारे रीवा जिले के मऊगंज के खुटहा से बिलोंग करते हैं और वहां से चल के आते हैं और कैसे कैसे उनकी जर्नी रहेगी, कैसे कैसे वो एक नायब तहसीलदार मतलब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। उनकी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये दिखा दिया है अपने समाज को, अपने देश को और कड़े परिश्रम करने वाले विद्यार्थियों को कि किस तरह हार नहीं माना जाता है। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में उपेंद्र सिंह सर का, जो वर्तमान में अभी इंदौर में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ बहुत सारे वर्तमान संस्थाओं में पढ़ाते हैं और आप जाने जाते हैं, आप विस्तृत नॉलेज और विस्तृत चर्चा के लिए जाने जाते हैं। तो आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। हम आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपकी जो जर्नी रही है, आपका जो प्रयास रहा है, उसके बाद आपने जो प्रशासनिक सेवा एक दी है, उसके बाद आप सर शिक्षक का काम कर रहे हैं। और आपके, मुझे लगता है इस इंदौर में ही नहीं सही मध्य प्रदेश में हजारों छात्र ऐसे होंगे जो जिनको आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवाया है। तो ये सर आपसे कुछ हम सवाल पूछेंगे और आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे आपकी ये जर्नी रहे, जिससे हम सभी छात्रों को, हम सभी दोस्तों को मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे कैसे मतलब बिना हार माने आप बढ़ सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे है जी कि पहली बार आपको कब लगा और कैसे सिविल सर्विस में आने का विचार कैसे आया सर? मैं इंदौर फार्मेसी करने के लिए आया था। इसके पहले मैं मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में बीबीजेड से बीएससी कर रहा था। इसी दौरान मेरा फार्मेसी में हो गया तो इंदौर आया। इंदौर में मैं नंदा नगर में रहता था। वहीं बगल में एक भैया रहते थे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। तो मुझे भी लगा कि अगर भैया का जो सब्जेक्ट, उनका जब मैं पेपर देखता था तो वो इतिहास सब्जेक्ट से तैयारी करते थे। उनका इतिहास सब्जेक्ट जब मैं देखता था, पेपर दे के आते थे, तो मुझसे 70-80 क्वेश्चन तो बिना पढ़े हुए बन जाते थे। तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा। निश्चित रूप से आप भी ऐसे अपने आप को यहाँ पर आंकने की कोशिश करिए कि आपके आसपास भी भैया हो या फिर बड़े हो, तो आप भी ऐसे देखा करिए। कभी कभी क्या है, भाग्य और किस्मत कभी कुछ कहा नहीं जा सकता किस डायरेक्शन में आए। तो ये रहा आपकी जर्नी। और फिर सर एक सवाल और है, क्या क्या तैयारी के दौरान आपको चुनौतियां लगी जब आपने शुरू में स्टार्टिंग किया? फिर क्या क्या चुनौतियां लगी, क्या क्या दिक्कतें आना शुरू हुई? एक्चुअली क्या है, मैं फार्मेसी कर चुका था। अब फार्मेसी कर चुकने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे माता पिता एक नॉर्मल किसान थे। अब मुझे इंदौर में रहना भी था, यहाँ का खर्च भी चलाना था। ऐसी स्थिति में मैंने जो है तो महावीर बुक सेलर के यहाँ जा करके बात किया। उनके माध्यम से मुझे जो है तो कुछ किताबें लिखने का ऑफर मिला और मैंने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश समग्र दिन जैसी पुस्तकें लिखी और उसके माध्यम से मुझे खर्च के पैसे मिलने लगे। और मैं जो है तो आधा समय किताब लिखने में लगाता था और आधा समय अपनी तैयारी में लगाता था। अर्थात मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक चुनौती थी। निश्चित रूप से। तो आर्थिक चुनौतियों के इस तरह से मैंने सामना किया। साथ ही साथ फिर मैंने फार्मेसी कॉलेज में ही लैब अटेंडेंट की जॉब किया
लैब अटेंडेंट का जॉब करते हुए धनार्जन भी किया है और तैयारी भी की है। बहुत ही मोटिवेशनल ये आपका वो रहा, क्योंकि आसान नहीं होता आर्थिक चुनौतियों को सह पाना, क्योंकि आज के दिन में हर चीज अगर देखें हम तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, किताबें लिखी, और आप लोग भी जिनके मन में ये कला है तो कुछ ना कुछ करके, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि आज तक हमने देखा है किसी के जीवन में पैसा कभी बाधा बना नहीं, जो करना चाहता है ये आपने करके दिखाया। और मैं कुछ, जैसे आप उस दौर पे तैयारी करते थे, तो उस दौर की तैयारी आपने लगभग कौन से सन से लेके कौन से सन तक किया सर? एक्चुअली क्या, मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में वर्ष 2003 में अच्छा। आया। वर्ष 3 का नवंबर का मार्च मैंने इस तैयारी में जो है तो ग्रेजुएशन करके जो है तो आया। और उस समय जो है तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम भी नहीं हो पा रहा था। लगातार कई वर्षों तक एग्जाम नहीं हुआ। अपन तैयारी किए, तैयारी करने के दौरान जो है तो फिर हम लोगों ने जो है तो ये ग्रुप बनाया। ग्रुप बना करके जो है तो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जा करके कोचिंग से कुछ चंदे के रूप में पैसा लिया। और उस समय माननीय बाबूलाल गौर साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने जो है तो कैलाश विजयवर्गीय जी साहब के माध्यम से विधानसभा में पहुंचे और बाबूलाल गौर साहब से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है तो एग्जाम कराने का चर्चा किया। और बड़े मुश्किल से जो है तो उनके एक सचिव महोदय थे उस समय, तत्कालीन सेक्रेटरी थे उत्पल साहब, उनके प्रयासों से जो है तो मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा 2007 में ऑर्गेनाइज हुई। और 2007 के बाद जो है तो हम लोग जो है तो वास्तव में परीक्षा में उतर पाए और 2008 का इंटरव्यू दिया। जा करके 2009 में जो है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेरा नाम का चयन। आजकल तो ये समस्याएं कमी है, अगर होती भी हैं तो रेगुलर एग्जाम अगर हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं 2018-19 के बाद, अभी बीच में थोड़ा अनस्टेबिलिटी आई तो उसके बाद लेकिन हो ही रहा है एग्जाम। तो ये समस्याएं आप हम सब लोगों को नहीं झेलना पड़ रहा है, तो वो समस्याएं झेल। एक मेरे दिमाग में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ रहा है कि सर, जो आज की तैयारी है जी और उस समय की तैयारी थी, आज से 15-20 साल पहले की, उसमें क्या अंतर है? क्या मनोभाव होता है बच्चों का, और क्या सुविधाएं होने का चैलेंजेस रहता है, रिसोर्सेज का कितना चैलेंजेस था उस समय, और अब क्या अंतर है सर? आज की तैयारी और पहले की तैयारी में बहुत अंतर है। पहले की तैयारी में जहां बातें अगर की जाए तो हालांकि छात्रों की संख्या तो आज के मुकाबले कम होती थी, लेकिन उस समय की तैयारी में 2 सब्जेक्ट लगते थे, जिसमें जब का सब्जेक्ट का बहुत बृहद नॉलेज अर्जित करना पड़ता था। और साथ ही साथ जो है तो जीएस भी, जितना आज वर्तमान में जीएस, उतना जीएस की भी तैयारी करनी पड़ती थी। विभिन्न सब्जेक्ट पहले भी पढ़ने पड़ते थे, आज भी पढ़ने पड़ते हैं। उस समय जो है तो मार्केट में गिनी चुनी किताबें अवेलेबल होती थी और टीचर भी उस समय जो है तो बहुत अच्छे मार्केट में टीचर होते थे, जिनको अच्छा खासा अनुभव होता था। 10-15 सालों पढ़ाने वाले टीचर हुआ करते थे। आज तो जो बच्चा प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहा वही पढ़ा रहा है। मार्केट में जो है तो किताबों का भंडार पड़े हुए हैं, हर राइटर की किताबें पड़ी है। हर कोचिंग वाला जो है तो कट पेस्ट करके किताबें छाप रहा है। उन्हीं किताबों को देख करके बच्चा जो है तो उसी को पढ़ करके जा रहा है और पेपर दे पा रहा है। हम लोगों के समय इस तरह की ना किताबों का मार्केट था, गिनी चुनी टेक्स्ट बुकें होती थी, स्टैंडर्ड बुक होती थी। उन स्टैंडर्ड बुक को हम लोग पढ़ते थे, अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन लेते थे। लेकिन आज तो इतना मार्केट में पुस्तकें आ चुकी हैं, इतने कोचिंगों के नोट्स आ चुके हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चा जो है तो कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब से सिलेक्शन ले पाएगा, कौन सा किताब अच्छी है बुरी है, यही नहीं कर पा रहा है। कोचिंगों की भरमार लगी है, जितने विद्यार्थी ने उससे ज्यादा कोचिंग है। और सब अनस्किल्ड जो है तो कोचिंग में पढ़ाने वाले लोग हैं वही है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा वो मेंस पढ़ा रहे हैं, वो प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं, वो कॉपी टेस्ट सीरीज का भी हमारे टाइम में प्रचलन नहीं था। हम लोग जो है तो खुद पुराना पेपर ले करके पुराने पेपर को बिना देखे लिख डालते थे। आज तो यहाँ टेस्ट सीरीज के धंधे जो है तो चल रहे हैं, अच्छे खासे बच्चों को लूटा जा रहा है टेस्ट सीरीज के नाम से। जबकि अपने पास जो है तो विगत 10 वर्षों के जो है तो पेपर हैं, उन पेपरों को लेकर सही ढंग से सॉल्व किया जाए तो 50-60% वैसे ही तैयारी की जा सकती है। अपने सीनियर से उस कॉपी को जचवा लिया जाए, टेस्ट सीरीज की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो आज का मार्केट जो है तो वेबसाइट मार्केट हो चुका है। बच्चे भी जो है तो बस
देखा देखी दौड़ रहे हैं, जहां भीड़ है वहीं जो है तो भीड़ में जा रहे हैं, अच्छे टीचरों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से जो है तो जिनको जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पा रही है। और चुनौतियों के कारण जो है तो बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक पहुंचना चाहिए। तो कुल मिला के यही कि आजकल ये पढ़ाई का कमर्शलाइजेशन हो गया है, मार्केटिंग हो गया है, और जो सही दिशा और दशा है, मध्य प्रदेश एग्जाम जैसा कि सर के बताने के उससे हम समझे तो इतना कठिन नहीं है, लेकिन बच्चे भटकाव में ज्यादा पड़ जाते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, जबकि जो उनका कोर है और जो मेन सब्जेक्ट है उनको बार बार रिवीजन की जगह दूसरे दूसरे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, दूसरे दूसरे कोचिंग भटकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो ये सर का कहना है। और उस समय जो था सर, लोगों ने लिमिटेड रिसोर्स में किया, जबकि पोस्ट आपको चाहे आप इतना भटकाव के बाद जाए चाहे पहले जाए, पोस्ट आपको वही मिलना है। तो इस तरह से उस समय का टाइम था, कम रिसोर्सेज थे, लिमिटेड थी, लेकिन चीजें बहुत अच्छी हुआ करती थी, ईमानदारी पूर्वक हुआ करती थी। उस समय के टीचर भी बड़े गुणवत्तापूर्ण टीचर हुआ करते थे। जैसे हमारे गुरु थे अनिल शर्मा सर, बहुत अच्छा जो है तो हम लोगों को मार्गदर्शन किया था हिस्ट्री और AMPGS में। या फिर नितिन आशापुरे सर थे, उन्होंने जो है तो हम लोगों को पॉलिटी पढ़ाया था। यानी कहने का मतलब इन सर के पढ़ाने पे लगता था कि हम लोग PSC की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों की पढ़ाई का एक स्तर है। आज का तो स्तर ऐसा है कि बच्चा 1 साल तैयारी किया, इसके बाद कोचिंग में पढ़ाने वाला टीचर बन जाता है। तो ये तो रही बात भटकाव की और पुराने कुछ जो एक्सपीरियंस था उनका। लेकिन अभी हमें एक बड़ी समस्या होती है, कोई बच्चा प्रीलिम दे के आता है, मेंस दे के आता है सर, वो फेल हो जाता है। फेल मतलब सफल नहीं हो पाता है। तो उसके दिमाग में क्या क्या मनोदशा उसकी क्या होती है सर? आपने ऐसा कभी फेस किया, या फिर अभी जो बच्चे कर रहे हैं एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, आप क्या बताएंगे कि क्या क्या उसके दिमाग में होता है? मेरा तो मानना है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर असफल हुए हैं तो अपनी कमजोरियों को पहचाना जाए कि हम असफल क्यों हुए हैं, हमें किस मटेरियल से पढ़ना चाहिए। हमें तो एक जो है हर विषय की एक स्टैंडर्ड बुक बनानी चाहिए और उस बुक का लगातार अध्ययन करना चाहिए। और लगातार अध्ययन करने से उस बुक का जो है तो सारा जो है तो सब्जेक्ट्स के संबंध में सारी जानकारी अर्जित हो जाती है और आपकी परीक्षा की कॉपी में लिखरता है। और अगर हम विभिन्न कोचिंग के नोट्स, विभिन्न पुस्तकें के चक्कर में पढ़ते हैं तो न एक का लिख पाते हैं न दूसरी का लिख पाते हैं। इस कारण से हमारी असफलता में विभिन्न ढेर सारी मैंने स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ना, ढेर सारी मार्केट की किताबों को उठा करके उससे कभी ये पढ़ ले रहे हैं, कभी दूसरी से दूसरी बातें पढ़ ले, दूसरा चैप्टर पढ़ ले रहे हैं। और उससे जो है तो अपन न एक किताब को ढंग से कर पाते हैं, न दूसरी किताब का पढ़ पाते हैं, न तीसरी का पढ़ पाते हैं। अपन नोट्स के चक्कर में दौड़ते हैं। नोट्स में एक ही नोट्स को पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आपकी परीक्षा की कॉपी में लिखे। और आप जो है तो कोचिंग का भी चयन करें तो बहुत सतर्कता के साथ करें कि कौन एक्सपीरियंसफुल टीचर है, कौन हमें सिलेक्शन दे सकता है, किसने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है। जहां तक ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सेलेक्ट टीचर है वो जो है तो उसको पता है कि हमने किस तरह से सफलता अर्जित की है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, तभी जाकर के जो है तो सिलेक्शन मिल पाता है। तो हरदम जो है तो कोचिंग का चयन, किताबों का चयन एक सही व्यक्ति से, सही गुरु से पूछ करके करना चाहिए, ताकि आपको जो है तो 100% सफलता मिले, आपके माता पिता के खून पसीने की कमाई का सदुपयोग हो और आप प्रफुल्लित होकर के जिस मुकाम को पाने आए हैं उस मुकाम को पा करके अपने माता पिता के अरमान, अपने परिजनों और समाज के अरमान को पूर्ण कर सकें। कुल मिला के यही कि आपको सही वक्त पे सही डिसीजन और सही लोगों के साथ आपका चयन करें और उनके आप संपर्क में आएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ये सर का कहना है। एक तैयारी में सर कभी कभी जब सिलेक्शन नहीं होता, बच्चे हताश हो जाते हैं, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है, फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहता है इस तैयारी के दौरान, क्योंकि ये लंबी जर्नी है। बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। हम सिर मुड़ाने चले तो यानी एक कहावत कही गई है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो हालांकि हमने कहावत तो थोड़ा सा गलत बोल दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है तो तैयारी कर रहे हैं तो जर्नी के दौरान जो है तो हमें जो है तो अपने इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए और होता भी है।
माता पिता का भी सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन जब लंबा अंतराल होता है तो अपने से लोग दूर हटने लगते हैं। तो हमें जो है तो कोशिश करनी चाहिए कि लंबा अंतराल ना होने पाए, या लंबा अंतराल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें कमियां हैं, उन कमियों को हमें जो है क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और अगर हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो माता पिता का निश्चित सहयोग प्राप्त होगा, सफलता के साथ सहयोग प्राप्त होगा। और अगर नहीं होता है तो अपने माता पिता को विश्वास में लेना चाहिए कि हम जो है तो तैयारी कर रहे हैं, हमें यहाँ तक सफलता मिली है, आज नहीं तो कल हमें जो है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। परिजनों का भी सहयोग लेना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए। निश्चित ही अगर आप अपने माता पिता, अपने परिजन को विश्वास में लेते हैं तो आपकी तैयारी में बिल्कुल मदद करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता निश्चित है और निश्चित रूप से मिलेगी। हर माता पिता जो एक खेत में काम कर रहा है, एक मजदूरी कर रहे हैं, या फिर किसी के शिक्षक है या फिर आर्मी में है, तो सबका सहयोग होता है। वो आपके लिए कर रहे होते हैं, तो उनके जो परिश्रम है, उनका जो पैसा है, उसको बर्बाद होने मत दीजिए। और हम सभी का यही आशा रहती है कि माता पिताओं की कि हमारा बच्चा सफल हो और एक दिन अधिकारी बन के आए। तो सर, जब सिलेक्शन हो जाता है, पीडीएफ में वो नाम चलता है, जी जी। आप अपना ढूंढते हैं नाम, उसके बाद कैसा महसूस होता है, वो पल कैसे होते हैं? वो पल जो है तो ऐसे आपने तो सर महसूस किया है। बहुत हर्ष एवं उल्लास का होता है। लगता है कि हम जीवन में जो है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए एक्चुअल में, क्योंकि हम जिस लक्ष्य या उद्देश्य को लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य की अगर प्राप्ति हो जाती है तो अपने लिए तो मोक्ष ही होता है। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा लगता है कि हम अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई को हमने सार्थक किया है, अपने अरमानों के साथ साथ माता पिता के अरमानों को हमने पूर्ण किया है। अब समाज में एक परिस्थिति, एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा की जो लालच होती है, कुछ हद तक वो सम्मान, प्रतिष्ठा और लालच ही प्राप्त होती है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन का अल्टीमेट गोल खुशी होता है, तो वो खुशी उस दिन हमको प्राप्त होती है। उस दिन हमको ये लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये वाली फीलिंग आती है। सर, अब मैं आता हूँ कि आप किस तरह ये टीचिंग लाइन में आए। मैंने रिसर्च करके देखा तो आपने नेट क्वालिफाई किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से। तो आप टीचिंग लाइन में कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा और कैसे मतलब इस लाइन में आए आप? जैसे मैं कई विद्यार्थियों से सुना हूँ कि आपकी जो पढ़ाने की तकनीकी है, आपकी जो टेक्निक है, तो बहुत विस्तृत होती है। और जो आजकल लोग अब पढ़ाना, एग्जाम क्वेश्चन आने के बाद लोग शुरू करते हैं। मैंने आपके नोट्स में देखे हैं, बहुत लोगों से देखे हैं, वो आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो अगर कहा जाए तो आप उनसे 5 साल आगे चल रहे हैं। हाँ, आपका बड़ा सरल स्वभाव है, बड़ा शांत स्वभाव है, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है कि आप इतना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत विस्तृत होती है, ये मैंने देखा है। तो आप कैसे आए पढ़ाई? एक्चुअली क्या है, मेरा हरदम उद्देश्य रहा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, धनुपाठ। मैंने जो है तो शिक्षा का उद्देश्य कभी भी शिक्षा को बेचना नहीं, बल्कि बच्चों को नॉलेज देना स्वीकार किया। और हम जो है तो इस फील्ड में जो एक्चुअली क्या है, जब मैं 2003 में पढ़ाई के में उतरा, 2004-5 में जो है तो बैकलॉग पीएससी हुई। और बैकलॉग पीएससी में हमारे कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, जैसे इतिहास मेरा बहुत अच्छा था, संविधान मेरा बहुत अच्छा था, तो बैकलॉग पीएससी में ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बैकलॉग पीएससी में मैंने पब्लिक एड पढ़ाया, और पब्लिक एड पढ़ाया, साथ ही साथ मैंने एंथ्रोपोलॉजी का भी कुछ पार्ट पढ़ाया था, लेकिन विशेषकर पब्लिक एड और हिस्ट्री पढ़ाया था। और उससे जो है तो मेरे कई सामने उस समय लगभग 13 छात्रों को मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और उसमें से 8-9 छात्र जो है तो फाइनल पोस्ट लिए। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा कि जब हम पहली बार हमने पढ़ाया है बैकलॉग पीएससी में, और बैकलॉग पीएससी में हमारे इतने छात्र जो है तो सेलेक्ट हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं जो है तो पढ़ाना शुरू करूंगा। दूसरी बात, मुझे आर्थिकी भी अपनी मेंटेन करना था, क्योंकि इंदौर में रहना था मुझे, तो आर्थिकी भी मुझे कुछ सहयोग जो है तो बच्चों को मैं बहुत ज्यादा, मैं कभी फीस नहीं लिया। आज भी मैं पढ़ाता हूँ तो 1000-1500 रुपए एक बच्चे से महीने लेकर के जो है तो पब्लिक एड, पॉलिटिकल थिंकर, सोशियोलॉजी या एमपी का पार्ट जो भी मैं पढ़ाता हूँ, एक यूनिट का केवल 1000 रुपए लेता हूँ, जिससे हमारी जो है तो हमारा खर्चा भी चलता रहे और मैं बच्चों को भी नॉलेज दे सकूँ।
तो उस समय भी मैं 12-13 लड़कों को चंद कुछ हजार रुपए महीने लेकर के मैं पढ़ाना शुरू किया था। जहाँ जो है तो इंदौर में जो एक बैकलॉग का हॉस्टल है, उन हॉस्टलों से बच्चे आते थे पढ़ने। और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो फिर इसके बाद मैंने जो है तो एक छोटा सा ओपन सिंह क्लासेस के नाम से हॉल लेकर के जो है तो पढ़ाना शुरू किया। और मुझे उसमें जब सफलता मिलना शुरू हो गई, और इसी दौरान जब मैं पढ़ाता रहा तो वर्ष 2008 का मेंस पढ़ाते पढ़ाते लिखने गया। और उसमें जो है तो मैं इंटरव्यू तक का सफर तय किया। इसके बाद 2009 की पीएससी दिया। और उस समय भी मैं पढ़ाते हुए लास्ट के 5-7 दिन जो है तो जब परीक्षा बची थी तो बच्चों को पढ़ने को खुद को बोला है, और मैं पेपर देने चला गया। और पेपर दे के आया, मुझे तो इन 250 में इंटरव्यू में 80 नंबर मिले थे। इसके बावजूद भी मेरा जो है तो नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ था। और मेंस के नंबर हमारे भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे इंटरव्यू के नंबर ना मिलने के कारण, एक्चुअली क्या, मैं देहाती पृष्ठभूमि का था, बड़ा संकोची प्रकृति था, मैं बोल नहीं पाता था सही ढंग से। इस कारण से इंटरव्यू में मेरे नंबर कम हुए और मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला। तो यानी ये हमारी ऐतिहासिक जर्नी सिविल सर्विसेज की बड़ी अलग रही। तो वही लोग बोलते हैं कि साक्षात्कार एक दिन का नहीं होता, कई लंबी जर्नी का होता है। तो हमने एक उदाहरण देखा यहाँ पर। तो आप जो बच्चे साक्षात्कार की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की जर्नी करते हैं, वो फर्स्ट डे से शुरू हो जाते हैं। मैं भले ही सर का चयन नायब तहसीलदार हुआ, लेकिन अगर इंटरव्यू में सही मार्क मिले होते तो निश्चित रूप से डीसी पोस्ट मिलना तय था। तो सर मैं थोड़ा सा बड़ा जिज्ञासु हूँ कि अभी सर नायब तहसीलदार में आपका चयन हुआ, सर वहाँ क्या क्या चुनौतियां रहती काम करने की, क्या क्या काम रहते हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे। ये एक्चुअली क्या है, इसके चयन के बाद जो है तो हमें जो है तो जिले में जाना पड़ता है। और वहाँ पे जिला कलेक्टर के द्वारा जो है तो एसडीएम के माध्यम से जो तहसील का चार्ज दिया जाता है या टप्पे का चार्ज दिया जाता है। और उस तहसील या टप्पे के जो भी लोग आते हैं, जो भी रेवेन्यू से संबंधित कार्य होते हैं, उन कार्यों को संपादन करना पड़ता है। और मैं भी गया था। मैं तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का छोटे से किसान का बच्चा था। मैं तो वहाँ जाने के बाद जो है तो अपनी तहसील में जो है तो कुर्सियों को भी रखवाया कि कोई भी कृषक आएगा तो उसको कुर्सी में बैठाएंगे। उसको जो है तो हमने जो है तो उनको पानी पिलाने के लिए किया कि इनको जो भी आएगा इनको हम पानी देंगे। और हमने जो है तो वहाँ देखा कि ढेर सारे वकील साहबान लोग हुआ करते थे। वो जो है तो छोटे छोटे जो है तो एप्लीकेशन बनाने के किसानों से लूटते थे। बेचारे किसान जो है तो बिना खाना खाए बेचारे लौट जाते थे। तो हमने जो है तो वहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्म जो है तो टाइप करवाया था कि इसमें जो है तो कोई भी फॉर्म जो है तो भरेगा, किसान कार अपने जो है तो बाबुओं को बोल दिया था। किसान जो है तो उस फॉर्म को भरते थे, और भरने के बाद जो है तो हम तुरंत उसी समय नकल वगैरह जो है तो दिलवा देते थे। नकल वगैरह का फॉर्म जब भर दिया जाता था, इससे जो है तो किसान हमारे बहुत प्रफुल्लित भी थी। हालांकि उसके विपरीत दूसरा वर्ग वकील साहब लोग नाराज भी इससे बहुत हुए, क्योंकि उनका व्यवसाय भी चौपट होने लगा था। तो ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो है तो अपने ऊपर के अधिकारी के आज्ञा का भी पालन करना पड़ता है। अपने जो है तो सेवी वर्गीय कर्मचारियों के साथ भी जो है तो तालमेल बैठाना पड़ता है। साथ ही साथ जो है तो जिस कर्तव्य जिस कार्य के लिए जो है तो इतनी परिश्रम के बाद जो है तो पद मिलता है, उसको भी निभाने के लिए कि समाज का जो निम्न वर्ग का या नीचे तबके का लोग है उसकी सेवा करने का जो मकसद था, उस मकसद को भी पूर्ण करने का जो है तो जज्बा रहता है, और उसको करने की संपूर्ति भी करने का प्रयास भी किया। हालांकि हमारे साथ फिर कुछ समस्याएं भी इसीलिए जन्म ली। निश्चित रूप से हम सभी को इस संसार में एक साथ नहीं तोल सकते और एक पहलू पे रख भी नहीं सकते। कोई नाराज होगा, कोई नहीं नाराज होगा, लेकिन हमारा जो ड्यूटी है उसको हम सब लोग को ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि हमसे वकील लोग नाराज भी हुए, पर वकील को नाराज होना हमारे लिए मैटर नहीं करता। अगर वो हमारे किसान हमसे खुश होके जा रहा है, उसका जो काम हो रहा है वो हमारे लिए जरूरी है। सर ने काम किया। अब मैं थोड़ा सा इस इंटरव्यू के लास्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। सर अभी आप वर्तमान में यहाँ इंदौर में आप शिक्षक का कार्य करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? से मैं अभी तो वर्तमान में MPGS पढ़ाता हूँ, और पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल थिंकर का पार्ट पढ़ाता हूँ।
साथ ही साथ मैं हालांकि पहले जो है इतिहास और संविधान ही पढ़ाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है तो ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाने लगा, क्योंकि जब सब नया सिलेबस चेंज हुआ 2020 का, और 2020 के सिलेबस चेंजिंग के बाद मार्केट में जो है तो एक एक यूनिट पढ़ाने के लोगों से 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लिए जा रहे थे। उस समय मैंने पढ़ाना शुरू किया था लोक प्रशासन 1,000 रुपए में, या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल थिंकर, और लगभग जो है तो हमारे पास से लगभग 400-500 मेंस के बच्चे जो है तो पढ़ के गए थे, और उसमें ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, अच्छे पदों पर भी पहुंचे। तो मैं सेवा भाव से जो है इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। उससे अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश जीएस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह की क्लासेस लेता हूँ। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी जो छात्र देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अगर अच्छे व्यक्ति से आपको यहाँ मिलना है इंदौर में, तो या तो आप मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं फोन नंबर या फिर YouTube चैनल कमेंट करके, तो मैं सर से मिलवा दूंगा, और आप लोगों को जो भी गाइडेंस लगेगी, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके हो, चाहे आपको पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या होगी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सर से जुड़ सकते हैं, और आपको बहुत सही मार्गदर्शन मिलेगा। सर, जाते जाते एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। ये जर्नी बहुत सुखदायी होती है, बीच में दुखदायी भी होती है, बहुत उतार चढ़ाव होता है, बहुत सारी चुनौतियां आती है, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया। और अगर व्यक्ति इस जर्नी में सफल नहीं हुआ, उसको कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कोई पद नहीं पा सका, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, क्या उसको करना चाहिए? क्योंकि घर वापस जाना इतना आसान नहीं। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर वह कठिन परिश्रम कर रहा है तो सफलता निश्चित है। असफल होना बहुत ही दुर्भाग्य या बैड लकी हो तो अलग बात है। फिर दूसरी बात क्या है, इतना जो है तो जब मेहनत और परिश्रम करके वहां तक व्यक्ति पहुंचा है, तो पहुंचने के बाद ढेर सारे ऑप्शन, क्योंकि आपके व्यक्तित्व, आपके नॉलेज में जो है तो गुणोत्तर वृद्धि हो जाती है, और आप अब जो है तो एक जो है तो मार्गदर्शक के रूप में सामने आ जाते हैं। इस अंतराल में आपके पास ऑप्शन जो है तो होता है कि आप जो है तो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में आपको अच्छा नॉलेज है तो आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं, या फिर आप ढेर सारे एनजीओ होते हैं, स्वयंसेवी संस्थान होते हैं, वहाँ उनसे जुड़ करके अपनी जीविकोपार्जन के साथ साथ समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं। या फिर जो है तो आपका स्तर अच्छा है, एक सब्जेक्ट पकड़ करके नेट किए निकाल करके जो है तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के फील्ड में भी जा सकते हैं, या फिर आप जो है तो नेट वगैरह क्वालिफाई करके प्राइवेट कॉलेज में जो है तो प्रोफेसरशिप का काम कर सकते हैं, या फिर आप में अगर नॉलेज है तो फिर आप औद्योगिक क्षेत्रों में भी जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। हालांकि एक निश्चित रूप से जो है इस अंतराल में सेकंड ऑप्शन भी डेवलप कर लेना चाहिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट पे पीजी कर लें, उससे नेट वगैरह निकाल लें, क्योंकि तैयारी तो पैरेलल ही चलती है। अगर आपने जो है तो इतिहास पढ़ा है तो इतिहास की जम के जो है तो मेहनत करके उससे पीजी कर डालें और उससे नेट निकाल लें, ताकि अपना एक जो है तो सेकंड ऑप्शन डेवलप है। निश्चित रूप से। सर, अब लास्ट में 2 मिनट, मतलब आप छात्रों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में, अपनी तरफ से क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी, आपके दिमाग में जो भी है? मेरा तो मानना है कि इफ यू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल बी पास। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता निश्चित है। बस सफलता यह है कि देरी हो सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर हमने जो है तो तैयारी करने के लिए उतरे हैं तो निश्चित रूप से हमें जो है तो अपना वर्क ईमानदारी परिश्रम के साथ करना चाहिए। हमें हर वक्त जो है तो अपने माता पिता को अपनी नजरों में रखना चाहिए कि हमारे माता पिता, इस पृथ्वी में सबसे बड़े ईश्वर तो अपने माता पिता होते हैं। हमें छोटी सी चोट लगती है तो जितना हमें दर्द होता है उससे डबल दर्द माता पिता को होता है। इसलिए अपने माता पिता के अरमानों, माता पिता को हृदय में रखते हुए, देखते हुए, नजरों में देखते हुए कठिन परिश्रम करना चाहिए, और सदमार्ग में रहते हुए अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहते हुए मेहनत करनी चाहिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये रहा सर का संदेश हम सबके नाम कि आपको सदमार्ग में चलना है। भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, आप अल्टरनेट रास्ता देख सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा वो आपको
पूरे जीवन और पूरे समाज में आपको निश्चित रूप से सम्मान दिलाएगा और आप एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य भी होता है पढ़ाई लिखाई करने का, साक्षर होने का। सर आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।